पूरे हफ्ते भर हमारे पास ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर रिपोर्ट्स और अंतहीन टिप्पणियां आती रहीं। किसी ने दस्तावेज नहीं देखा, फिर भी सबने भविष्यवाणी की कि हम बाइबलीय पैमाने की तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, पुराने नियम के भगवान के क्रोध जैसी। आग और गंधक आसमान से बरस रही है, नदियां और समुद्र उबल रहे हैं। 40 साल का अंधकार, भूकंप, ज्वालामुखी, मृतकों का कब्र से उठना, इंसानों की बलि, कुत्ते और बिल्ली एक साथ रह रहे हैं, सामूहिक उन्माद। हाँ, ये मिलकर यादगार फिल्मी सीन बनाते हैं। ट्रंप बस्टर्स मजे कर रहे थे। इजराइल में चिंता थी कि ट्रंप अपने पिछले साल के बयानों से पलट रहे हैं। ट्रंप एक चॉकलेट डिब्बे जैसे हैं, हमेशा अनजान कि क्या मिलेगा। आखिरकार दस्तावेज गुरुवार को जारी होकर हस्ताक्षरित हुआ। मान्यताएं हकीकत से टकराईं। तो क्या भविष्यवाणियां गलत थीं? शायद चीजों का बाइबल स्तर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, लेकिन वे गलत नहीं थे। या क्या वे गलत थे? मैं आज इसे विस्तार से समझाऊंगा, फिर मिलकर फैसला करेंगे। वर्तमान घटनाओं के लिए एक बाइबलीय उपमा है, जिस पर मैं एपिसोड के अंत में बात करूंगा। तो बुधवार और गुरुवार की रात के बीच मीडिया परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। अटकलों का खेल आधिकारिक रूप से खत्म हो गया था। जब सोशल मीडिया पर कथित विशेषज्ञ पूरी तबाही या पूरी शांति की भविष्यवाणियां करने में लगे थे, समझौता ज्ञापन जारी हुआ और अनुमान से एक दिन पहले ही उस पर हस्ताक्षर भी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई के महल में, जो कि सबसे अनोखी जगहों में से एक है, आधिकारिक 14 बिंदुओं वाले दस्तावेज पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए, और शायद यही अपने आप में एक बुरा संकेत हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में इस पर हस्ताक्षर किए। अब अटकलों का खेल खत्म हो गया था। मध्य पूर्व अब 60 दिन की टिकती घड़ी पर है। समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, सभी मोर्चों समेत लेबनान में भी तुरंत युद्ध विराम होता है। दूसरा, अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी 30 दिनों में हटेगी और ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य सुरक्षित व निशुल्क जहाजरानी के लिए पूरी तरह खोलना होगा। तीसरा, ईरान ने सहमति दी कि वे परमाणु हथियार न तो बनाएंगे न खरीदेंगे और उच्च संवर्धित यूरेनियम संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में पतला करेंगे। एक अहम बात यह है कि सभी समझौते वित्तीय नियंत्रण से जुड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल छूट दे रहा है ताकि ईरान फिर से कच्चा तेल बेचना शुरू कर सके, लेकिन उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधों से राहत नहीं मिल रही है। वो अभी भी बंधक बनी हुई है। पाठ में कहा गया है कि स्थायी प्रतिबंध तभी हटेंगे जब ईरान 60 दिनों में अंतिम परमाणु समझौते पूरे करेगा। लेकिन फिर एक अतिरिक्त 60 दिन के विस्तार की भी संभावना है। ईरान पुनर्निर्माण के $300 अरब फंड पर ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका इसमें कोई पैसा नहीं देगा। हालांकि यह धन खाड़ी देशों और जमे संपत्तियों से आएगा। इसका असली मतलब क्या है? कुछ लोग इसे शांति की ऐतिहासिक सुबह कह रहे हैं। अगर सुर्खियों से आगे देखें तो मुख्य किरदार मुस्कुरा नहीं रहे हैं। ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ईरानियों की उंगली अब भी ट्रिगर पर है। और ट्रंप, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इन 60 दिनों की अवधि में एक भी शर्त का उल्लंघन किया तो वे उन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। यही वो भाषा है जो हमें सुनना पसंद है। फिल्म या मीडिया रिपोर्ट्स के उलट असल जिंदगी में तथ्यों का महत्व होता है। ऊपरी तौर पर युद्ध शुरू होने के बाद से चली बयानबाजी की तुलना में यह अच्छा नहीं लगता। इजराइल जाहिर तौर पर हालात से खुश नहीं है। इजराइल सरकार ने स्पष्ट किया कि वो समझौते की हस्ताक्षर करता नहीं है और जब तक हिजबुल्लाह मौजूदा युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहेगा, शर्तें नहीं मानेगी। इस समय सबसे आसान काम यह होगा कि निराशाजनक और उदास आकलन फैलाए जाएं, जिनमें से कुछ जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में रूढ़िवादियों के बीच विभाजन और टकराव पैदा किया जा सके और साथ ही अमेरिका प्रशासन और इजराइल के बीच भी दरार डाली जा सके। यह कोई संयोग नहीं है कि मेगन कैली ने उपराष्ट्रपति वेंस को इजरायली रिपोर्टर चैनल 14 के यनोन मंगाल के बयानों से चुनौती दी, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वो नेतन्याहू के प्रवक्ता हैं। ये गलत है। उन्होंने पहले उनके बारे में नहीं सुना था। ये बात उन्हें एक इजरायली वामपंथी पत्रकार ने बताई थी, क्योंकि ऐसे लोग ही नेतन्याहू को कमजोर करने के लिए विवाद खड़े करते हैं। रिपोर्टिंग या टिप्पणी करना आसान है जब कोई जवाबदेह नहीं ठहराता। स्क्रीन को देखकर और पूरी तरह से तबाही की भविष्यवाणी करना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है। मैंने अपने पॉडकास्ट पर कई बार बताया है कि पश्चिमी देशों में हम तुरंत संतुष्टि चाहने के लिए इस तरह ढाले गए हैं।
आधुनिक समाज के पास ऐसे रणनीतिक कदमों के लिए धैर्य नहीं है जिन्हें समय लगता है। कई लोग बेहद निराशा जता रहे हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें ट्रंप द्वारा किसी तरह धोखा दिया गया हो। मैं उस खतरनाक राह पर नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता कि यह ज्ञापन सही है या नहीं, और मैं निश्चित रूप से सस्ती अकारण निराशा में डूबे हुए लोगों की भीड़ में शामिल होने से इनकार करता हूं। क्या ज्ञापन अच्छा है या बुरा? युद्ध विराम सही है? जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं चाहता हूं कि आयतुल्लाह घुटनों पर हों या बेहतर हों, अपने मृत्युशैया पर हों। उन्हें कष्ट में देखना चाहता हूं, न कि ईरानी जनता को। क्या मैं ट्रंप की हर बात से खुश हूं? नहीं। इस हफ्ते फ्रांस में उन्होंने इजराइल और लेबनान के बारे में जो कहा, और यह कि वे सोचते हैं कि अब सीरिया का प्रमुख बना आईसिस का आतंकवादी नेता इस स्थिति को बेहतर संभाल सकता है, यह घृणित है। अब मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ जैसा व्यवहार किया है। उन्हें ये काम और तेजी से कर लेना चाहिए था। ये बस लगातार चलती रहती है। और जब ऐसा होता है तो ये बड़ी डील पर नकारात्मक असर डालता है, और वो डील ईरान के साथ है। मैं कहता हूं इजराइल बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। और आपको हर बार किसी को ढूंढने के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि वे सब हिजबुल्लाह नहीं है। मैंने इजराइल को सुझाव दिया कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दे। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि वे ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि इस बात और पिछले एक साल में इजराइल के बारे में कही गई दूसरी बातों के आधार पर वो या उनके आसपास के लोग या तो बहुत ज्यादा हारेज की सामग्री या न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन कई बातें और ध्यान रखना जरूरी है। समय ही बताएगा कि ये पिछली घटनाओं से वाकई गेम चेंजर है या नहीं। अभी सबसे अच्छा है एक कदम पीछे हटकर देखें कि असल में सामने क्या है। एक समझौता हुआ है जिसमें 60 दिनों की मूल्यांकन अवधि तय की गई है। यह एक तथ्य है। अगर बयानबाजी हटाएं तो अभी ईरानी शासन को अपनी असली मंशा साबित करने के लिए मजबूर करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है। यह उन्हें संघर्ष सुलझाने का मौका देता है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ, जिन्हें 60 दिनों में पूरा करना जरूरी है। यह उसी योजना का हिस्सा है जो हम क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी देख रहे हैं। जब से हमास ने 7 अक्टूबर को ईरान की इजराइल को नष्ट करने की योजना तेज कर दी थी। तो गाजा को देखिए, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय समिति को बुलाया गया था ताकि वो नियंत्रण संभाले और पुनर्निर्माण शुरू करे, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। हमास को पूरी तरह से अपने हथियार डालने पड़े। फिर लेबनान में ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह से समझौता हुआ, जिसमें शर्त थी कि वो लितानी नदी के उत्तर में रहे और इजराइल पर गोलीबारी ना करे। लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें सिखाया है, कागज का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि समझौते का पालन कैसे किया जाता है। पश्चिमी देशों ने दशकों तक आतंकवादी संगठनों को, जो खुद को सरकारी बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का मजाक उड़ाने दिया, बिना उन्हें जवाबदेह ठहराए। ओस्लो समझौते इसका बड़ा उदाहरण थे। लेबनान में UNIFIL बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव मजाक थे। ईरान पर पहले जो परमाणु प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें बार बार तोड़ा गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जानबूझकर या तो उन उल्लंघनों को नजरअंदाज किया या स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि पूरे समझौते की भलाई बनी रहे। तेहरान रणनीति के तहत काम करता है। वे हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेंगे और देखेंगे वे कितना आगे जा सकते हैं। यही ध्यान देना चाहिए। असल कहानी ना तो सुर्खियों में है, ना ही टिप्पणीकारों के कयासों में। इस वक्त असल मायने ये रखते हैं कि इस ज्ञापन को कैसे लागू किया जाता है, शासन को उसकी जिम्मेदारियों के लिए कितनी सख्ती से जवाबदेह ठहराया जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि जब ईरान पहली बार किसी लाल रेखा को पार करेगा, और वे जरूर करेंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह प्रतिक्रिया देता है। और इस मामले में हम देखते हैं कि ट्रंप ने दोनों ही मामलों में, चाहे वो गाजा हो या लिबनान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लिया है। अब जब इजराइल और उल्लंघन नहीं सहेगा, तब भी अमेरिका ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ट्रंप ने असंतोष या गुस्सा या जो भी मीडिया ने बताया वो जाहिर किया था, उन्होंने ऐसा कहा था। हाँ, उन्होंने कुछ बयानों की पुष्टि की, और पेरिस में कही गई उनकी कुछ असामान्य टिप्पणियां भी थीं। इजराइल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेतन्याहू के प्रति असभ्य व्यवहार किया है और नेतन्याहू के बारे में अपनी टिप्पणियों में अपमानजनक रहे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या कहा, इससे किसे फर्क पड़ता है? मायने यह रखता है कि वो क्या करता है। हमारे मामले में उसने इजराइल को नहीं रोका,
बाइडेन ने कहा कि युद्ध के पहले महीने में वो हमारे साथ था, जब हम हत्यारे नरसंहारी हमास से लड़ रहे थे। लेकिन फिर हमें पता चला कि उनकी सरकार ने इजराइल को वे हथियार देने से इनकार कर दिया जो न सिर्फ हमारे युद्ध के लिए जरूरी थे, बल्कि दुश्मन को हराने के लिए भी जरूरी थे। और एक मामले में तो उन्होंने वे हथियार भी रोक दिए जिनके लिए हमने असल में भुगतान कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 701 के तहत वादा किया था कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों और इजराइल की सीमा से लगे दक्षिणी इलाके में उनकी मौजूदगी को रोकेगा। बदले में इजराइल पीछे हटेगा। तो उन्होंने ऐसा कहा था। असल में हिजबुल्लाह ने वहां भूमिगत किले बनाए और यूनिफिल की निगरानी में संयुक्त राष्ट्र चौकियों के पास से इजरायली नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागता रहा। यूरोपीय संघ ओस्लो समझौतों का गारंटर है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीएलओ ने समझौते का उल्लंघन न किया हो। वे न केवल फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अनुमति देते हैं, बल्कि अरब कस्बों और गांवों के विस्तार को भी उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करते हैं जो समझौते में इजराइल को मिलने चाहिए। ये तो छोड़िए, समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले ही एक अरब राज्य की मान्यता देना एक बुनियादी उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं जैसे UNRWA, जो 48 के युद्ध के अरब शरणार्थियों की मदद और शिक्षा के लिए बनी थीं, उनके बारे में तो बात ही मत छेड़िए। व्यवहार में वे हिंसा बढ़ा रहे हैं और उसके अपने कम से कम 100 सदस्य 7 अक्टूबर को गाजा निवासियों द्वारा किए गए अत्याचारों में मदद करते हुए दर्ज किए गए थे। वे एक बात स्पष्ट रूप से कहते और घोषित करते हैं और फिर ठीक उसका उल्टा करते हैं। ट्रंप जो कहना है वो कहेंगे और हम इजराइल में जो करना है वो करेंगे। तो ट्रंप क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उस पर मुझे बख्श दो। इतने सारे लोगों की, खासकर मीडिया की जो पाखंड है, वो दिमाग घुमा देने वाला है। जो लोग ट्रंप की हर बात, हर सोशल मीडिया पोस्ट और हर शब्द की आलोचना करते रहते हैं, वो स्टैटलर और वॉल्डॉर्फ जैसे हैं। जानते हो, मैपेट शो की बालकनी में बैठे वो 2 चिड़चिड़े आलोचक, जिनकी शिकायतें और जरूरत से ज्यादा नकारात्मक राय होती है और जो हमेशा दूसरों को ताने मारते रहते हैं। ऐसे प्रासंगिक कमेंट्स होते हैं। मैं उद्धृत करता हूं, निराशावादी नहीं, असल में मैं आशावादी हूं। मैं पूरे आशावाद के साथ मानता हूं कि चीजें और खराब हो रही हैं। आजकल मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसी ही लगती हैं। मैं चाहूंगा कि अमेरिका में 100 डोनाल्ड ट्रंप देश चलाएं, खासकर जब हम सभ्यता के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं और ओबामा के बाद कोई कमजोर नेता ना आए। मैं चाहता हूं कि व्हाइट हाउस के लॉन पर UFC 250 का जश्न मनाते हुए अमेरिकियों की शानदार रात हो और दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स का फ्लाईओवर हो, न कि वो तस्वीर जिसमें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भाग रही है और अमेरिकी सैनिकों व अमेरिकी सहयोगियों को छोड़ रही है। मीडिया और वामपंथी पाखंडी इस कार्यक्रम पर ऐतराज जताते हैं। झूठ होते हैं, बड़े झूठ होते हैं, फिर वामपंथी होते हैं। जब व्हाइट हाउस के लॉन पर ऐसा हो रहा था और अमेरिका की कमजोर, विकृत और भ्रमित छवि पेश की जा रही थी, तब इन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का ईरान पर यह कहना हैरानी की बात नहीं। पीछे मुड़ के देखें तो ये याद दिलाता है कि कई कठिन विदेशी नीति समस्याओं में ये सोच कि हम बस धमकाकर या बमबारी करके समाधान निकाल सकते हैं, कभी कभी आकर्षक लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कूटनीति को समय देना जरूरी है और ऐसे समझौते करने की संभावनाओं को पूरी तरह आजमाना जो समस्या का 100% समाधान न करें, लेकिन 80 या 90% समस्या का समाधान कर दें, जबकि युद्ध में जाने की आवश्यकता से बचा जा सके। लगता है हमें ये सबक बार बार सीखना पड़ता है, जबकि हमें अब तक सीख जाना चाहिए था। यही हार मानने वाली सोच थी जिसने उनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका को प्रभावित किया। लीबिया में दूतावास पर हमला हुआ था और राजदूत को बीमार इस्लामी हत्यारों की भीड़ ने पकड़ लिया था, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनके शरीर को त्रिपोली शहर में घसीटा था। उस घटना को बताइए, क्या उसमें भी इजराइल ने आपको घसीटा? दस्तावेज पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, फिर भी मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर इसे बड़ी सफलता बता रहे थे और ईरान के इस शासन से मुनाफा कमाने की योजना बना रहे थे। तेल की कीमतें गिर रही हैं, इसलिए उनकी उत्सुकता समझ आता है। विग और टूपे की कीमतें भी घट रही हैं। लगता है ईरान की आय अब तेल से नहीं, शासन विरोधियों के फांसी के बाद निकाले गए बालों से बने उत्पादों से हो रही है, जिनका अब कोई जिक्र नहीं करता। मेरे लिए ट्रंप से ज्यादा समस्या यूरोप में स्टारमर जैसे निकम्मे लोग हैं।
शांति की बड़ी उपलब्धि, मुझे तो हंसी आ रही है। वे यहूदिया और सामरिया में रहने और काम करने वाले इजरायलियों का बहिष्कार करने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन खूनी क्रूर आयतुल्ला उन्हें स्वीकार्य हैं। वे लोग जिनकी उन्होंने अभी अभी हत्या की है, उनके बालों का निर्यात कर रहे हैं। फ्रांसीसी लोगों ने पेरिस एक्सपो में इजरायली हथियारों को रोका, लेकिन पिछले साल फ्रांस ने सीरिया के खूनी आइसिस नेता का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। हम पाखंडी देशों से निपट रहे हैं जो खूनी, विश्वासघाती इस्लामी कट्टरपंथी शासन और समूहों के आगे झुकने को तैयार हैं। वे खुशी से दूसरी ओर देखेंगे, सौदे करेंगे और इन्हें वैध साझेदार दिखाएंगे। जैसे ही यहूदी राज्य अपने नागरिकों के लिए खतरा खत्म करता है, लोग यहूदियों को लेकर नैतिकता झाड़ने लगते हैं। यहां तक कि जब हमारे दुश्मन अपनी क्रूरताओं का महिमा मंडन करते हैं और साफ साफ बताते हैं कि हमारे लिए उनका नरसंहार करने का इरादा क्या है, और ये तो छोड़िए कि आपके लिए उनका नरसंहार करने का इरादा क्या, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि हम पश्चिमी देशों में भी यही पैटर्न दोहराते हुए देख रहे हैं। आप देखते हैं कि ये पूरी तरह से अनजान मूर्ख लोग बीमार भीड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बेताबी से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सबसे नए और फैशनेबल नैरेटिव के साथ पूरी तरह से एकजुट हैं। अभिनेत्री हेलन मिरेन ने इस हफ्ते इजराइल पर बयान दिया जब ऑनलाइन फिर से सामने आए एक मौखिक हमले में उन्हें ईविल सायोनिस्ट बिच कहा गया। नहीं, उन्होंने इजराइल का बचाव नहीं बल्कि नफरत करने वालों से अपनी खाल बचाने के लिए बयान दिया। उन्होंने, मैं उद्धृत करता हूं, कहा था, बुरी ताकतें हर जगह बढ़ रही हैं, यहां तक कि इजराइल जैसे देश में भी। उन्होंने कहा, आप लोगों के साथ जो हुआ वही आप दूसरों के साथ कैसे दोहरा सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा, इसलिए इजराइल का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, हालांकि शायद ये पूरी तरह गलत तरीके से गलत जगह पर किया गया था। क्या सोचते हो, देश कहां बनाए बेवकूफ? मुझे नहीं पता, पर उस भयावहता के बाद कुछ होना ही था। वो कहती हैं, एक घिनौनी और घृणित तुलना। वो जिन लोगों की बात कर रही हैं वो हमारे बेटे और बेटियां हैं। तुम कायर और घिनौने, नीच ब्रिटिश गिम्प। मेरे अनुसार मैं GF योरसेल्फ अवार्ड नामक एक नया पुरस्कार शुरू करूंगा जो शिष्टाचार, कायरता और मूर्खतापूर्ण इजराइल संबंधी टिप्पणियों से रहित होगा, और वो इसे अपने बाकी बेकार पुरस्कारों में मिला सकती हैं। ठीक है, चलिए शांत होते हैं। आज का शो खत्म करते हुए मैं चाहता हूं कि हम बाइबल की एक कहानी पर फिर नजर डालें, और इस बार ये एक कहानी है नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी और अधूरी जीत की भारी कीमत के बारे में। मैं इजराइल के पहले राजा शाऊल की बात कर रहा हूं। शाऊल जब सत्ता में आए तो लोगों की निष्ठा और प्रेम साथ लाए। वो शारीरिक रूप से मजबूत और बेहद दृढ़ निश्चयी थे। शाऊल वही नेता थे जिसके लिए राष्ट्र ने गुहार लगाई थी, जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इजराइल राष्ट्र की रक्षा करना और उसके सबसे क्रूर अस्तित्वगत खतरे अमालेकियों को पूरी तरह से समाप्त करना। शाऊल को भविष्यवक्ता शामुएल के माध्यम से जो दिव्य निर्देश दिए गए थे वे पूर्ण और स्पष्ट थे। ये कोई कूटनीतिक या स्थानीय युद्ध विराम आदेश नहीं था, ये दुश्मन के पूर्ण और निर्णायक विनाश का आदेश था। शाऊल को भगवान द्वारा आदेश दिया गया था कि वो किसी भी चीज या किसी को भी बिल्कुल न बख्शे। शाऊल बाहर गया, युद्ध लड़ा और एक बड़ी सैन्य जीत हासिल की। साधारण देखने वाले को यह पूरी तरह जीत लगी, लेकिन शाऊल ने एक गणना करने का फैसला किया। उसने तय किया कि मिशन का 90% पूरा करना ही काफी है। शाऊल ने अमालेकियों के राजा अगाग और दुश्मन की सबसे अच्छी संपत्ति तथा मवेशियों को नहीं मारा। उसने पूर्णता की जगह समझौता चुना। उसने सोचा कि वो परिणामों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए दुश्मन के नेता को जीवित रखा। भविष्यवक्ता शामुएल के सामना करने पर शाऊल को कोई समस्या नहीं दिखी। उसने गर्व से कहा, मिशन पूरा कर लिया। अब हर महान नेता की तरह उसमें भी कमियां थीं। आखिरकार नेता भी इंसान होते हैं। समस्या तब आती है जब वही कमियां आपको स्पष्ट दिव्य आदेश में असफल कर देती हैं, और अस्तित्व की जंग में आंशिक आज्ञापालन पूरी तरह से अवज्ञा माना जाता है। जब शाऊल के पास मौका था तब उसने खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया और ईश्वर द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा ना करने का फैसला किया, तो शाऊल ने अपने शासन करने की वैधता खो दी। उसी समय और वहीं उसके परिवार से ताज छीन लिया गया। और बुरा ये कि इतिहास हमें अधूरी जीत की असली त्रासदी दिखाता है। सदियों बाद उसी बचे हुए राजा अगाग के एक प्रत्यक्ष वंशज, जिसका नाम हामान था, ने यहूदियों का पूरी तरह से संहार करने की कोशिश की, इस बार फारस में।
शाऊल की पीढ़ी में जो खतरा जिंदा छोड़ा गया था वो अगली पीढ़ी के लिए विनाश का कारण बन गया। इतिहास अधूरे उपाय नहीं सहता। यह हमें सिखाता है कि जब आप बुराई, एक क्रूर और हत्यारे दुश्मन से निपट रहे हों तो कोई भी अधूरी जीत बस आपके वंशजों को कल वही युद्ध लड़ने का निमंत्रण है। मैं आपको इस पर अपनी खुद की राय बनाने के लिए छोड़ता हूं। इस सप्ताहत में प्रवेश करते समय इस बारे में सोचिए। मैं डैनियल सीमन हूं। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार स्ट्रेट अप में JNS TV स्टूडियोज यरूशलेम से जुड़िए, जो इजराइल में यहूदियों की राजधानी है।